हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बेटा आज अपन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म क्या है इसको देखते हैं बच्चों को। देखो, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है क्या ये, इसको समझिएगा। देखो बच्चों सुनो, जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो ऐसा कुछ होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, शुगर प्लस वाटर हुआ, है ना। आपने वाटर के अंदर शुगर डाला होगा तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर बन गया। अब देखो बच्चों अपन ये कहना चाहेंगे कि सोल्यूट की कितनी अमाउंट आपके डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 2 ग्राम शुगर 100 ml वाटर के अंदर है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा ना कि 100 ml के अंदर हमने 2 ग्राम को डिसोल्व किया। 100 के अंदर अगर मैंने बताओ 2 ग्राम को डिसोल्व किया तो बताओ 1 लीटर में कितना डिसोल्व करना पड़ेगा, 1 लीटर में कितना डिसोल्व करना पड़ेगा फिर बच्चों, 20। ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे अपन, अपन क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट which is present in a definite amount of solution, definite amount of solution और सॉल्वेंट। ठीक है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अब देखो बच्चों, अमाउंट की दो यूनिट होती है जनरली, जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है ना, वो दो यूनिट है। एक होती है बच्चों मास यूनिट और एक होती है वॉल्यूम यूनिट, है ना। अब बताओ बच्चों, अगर मास यूनिट और वॉल्यूम यूनिट की बात करें तो अगर मैं ऐसा करता हूं, चेंज इन टेम्परेचर करूं, है ना, तो टेम्परेचर में चेंज करने पर मास में कोई चेंज होगा बच्चों? मास में कोई चेंज होगा? क्लोज कंटेनर अगर है तो मास में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना, नो चेंज। लेकिन बताओ बच्चों, गर्म करने पर, हीट करने पर वॉल्यूम में चेंज होगा ना। वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं होता है? क्योंकि पार्टिकल्स को एनर्जी अगर मिलेगी तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। जैसे वाटर को अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस में हीटअप किया तो वो वेपर फेज में आ जाएगा, तो बोलो क्या होगा, इट विल चेंज। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब देखो बेटा, एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म which has volume term will be affected by change in temperature। ठीक है ना, वो टेम्परेचर में चेंज करने से चेंज होगी बच्चों। ठीक है ना, समझ में आ गया मामला। तो अब देखो बेटा सुनो, अब अपन कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं बच्चों। ठीक है ना, तो अपन हेडिंग डालते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। अपन अब अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों सुनो, सबसे पहला लेता हूं मैं मास परसेंटेज और
परसेंटेज बाय मास। ठीक है, इसको आप समझिएगा ढंग से, क्या है परसेंटेज। परसेंटेज जो डिफाइन होती है वो कितने पार्ट में डिफाइन होती है, जानते हो क्या बच्चों? परसेंटेज कितने पार्ट में डिफाइन होती है? 100 पार्ट में डिफाइन होती है क्या? परसेंटेज किस पार्ट पे डिफाइन होती है? 100 पे डिफाइन होती है। और फ्रैक्शन किस पार्ट पर डिफाइन होता है? 1 पार्ट पर, है ना। फ्रैक्शन डिफाइन होता है 1 पार्ट पर, परसेंटेज डिफाइन होती है 100 पार्ट पर। ठीक है ना। देखो अपन क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एट 100 पार्ट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास 16 ग्राम वाटर है, ठीक है, एंड 4 ग्राम शुगर है। ठीक है, 3 ग्राम वाटर है, 4 ग्राम शुगर है, तो सॉल्यूशन का टोटल मास क्या 20 ग्राम हो गया? बताओ बच्चों, सॉल्यूशन का टोटल मास 20 ग्राम हो गया। 16 ग्राम वाटर, 4 ग्राम शुगर। तो अब बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 20 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 4 ग्राम शुगर? क्या बात सही है? सही है क्या? 20 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम शुगर है, तो बताओ बच्चों 1 ग्राम में क्या होगा? 4/20। 100 ग्राम में क्या होगा बच्चों बताओ? 4/20 इंटू 100, यानी कितना हो गया? यानी उस सॉल्यूशन के अंदर 20% शुगर है कि नहीं है? बोलो बच्चों। अरे है बच्चों, समझ में आया? अरे बेटा समझ में आया क्या? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, सुनो। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि बताओ, देखो 20 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 16 ग्राम वाटर, क्या ये बात सही है? 20 ग्राम सॉल्यूशन में 16 ग्राम वाटर है क्या बच्चों? तो बताओ 1 ग्राम में क्या होगा? 3/20। तो बताओ बच्चों 100 में क्या होगा? 3/20 इंटू 100। क्या 80% हो गया क्या? क्या 80% हो गया बच्चों? तो बताओ 20% शुगर है, 80% वाटर है, पूरा मिला के कितना हो गया? पूरा मिला के कितना हो गया? 100% हो गया। तो देखो बच्चों, आपको अगर मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, क्या करोगी? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसा कर देंगे क्या? बोलो बच्चों। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्या करूंगा? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या बच्चों? अब जैसे सपोज आपसे मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरे पास 30% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, ठीक है ना। 30% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग समझ में आता है? इसका मीनिंग ये हुआ कि 30 ग्राम उसमें शुगर है,
ठीक है, और 40 ग्राम उसमें वाटर है ना, सॉरी 40 क्या, एक मिनट, 30 ग्राम ये, तो बच कितना गया, 70 ग्राम वाटर है। दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए ना, 100 होना चाहिए ना बच्चों, समझ में आ गया क्या? जैसे सपोज मेरे पास ये है 40% वेट बाय वेट aqueous solution of ethyl alcohol, है ना, 46% वेट बाय वेट aqueous solution of ethyl alcohol। तो देखो इसमें क्या बच्चों, 46 ग्राम तो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, और बाकी बचा हुआ 54 ग्राम क्या है, वो वाटर है। बच्चों समझ में आ गया मेरी बात, आप लोगों के समझ में आ गई क्या, बोलो बेटा। कोई दिक्कत इसमें, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों समझ में आता है? ठीक है, चलो बच्चों अब आओ बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बी में चलते हैं अपन। मोल फ्रैक्शन, है ना, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये क्या है, देखो सबसे पहले देख बताओ बच्चों, फ्रैक्शन कितने पार्ट में डिफाइन होता है, देखो जैसे परसेंटेज कितने में डिफाइन हो रहा था, 100 पार्ट में डिफाइन हो रहा था, ये कितने पार्ट में डिफाइन होगा, 1 पार्ट पर, है ना। ये देखो क्या होगा, ये जो डिफाइन होगा बच्चों, इट इज डिफाइंड एट 1 पार्ट ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना, ये 1 पार्ट ऑफ मिक्सचर पे डिफाइन होगा, ठीक है बच्चों। अब 1 पार्ट ऑफ मिक्सचर पे डिफाइन कैसे करेंगे, सपोज मान लो मेरे पास 3 कंपोनेंट है, ए बी सी, 4 ले लेते हैं चलो, है ना, इनके मोल्स लेता हूँ, एक के ले लिए 2, एक के ले लिए 3, एक के ले लिए 5, एक के ले लिए मैंने 10, ये मान लीजिए मोल्स हैं, ठीक है। ए के मोल 2 है, बी के मोल 3 है, सी के मोल 5 है, और डी के मोल 10 है। तो अब देखो बच्चों सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मोल्स कितने हो गए, क्या 20 हो गई क्या, टोटल मोल 20 हो गई। अब बताओ बच्चों, टोटल 20 में ए के कितने मोल है, टोटल 20 में ए के कितने मोल है, 20 में ए के 2 मोल है, बी के 3 है, सी के 5 है, और डी के 10 है। तो अब देखो बच्चों सुनो क्या करना है, हमें निकालना है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, ए बी सी और डी। अब कैसे निकालते हैं देखो बच्चों सुनो, जिसका निकालना है ना उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है, इसका निकालना है ना उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ऐसे समझ में आ गया। तो देखो ए के मोल 2 थे, डिवाइडेड बाय 20, 3 डिवाइडेड बाय 20, 5 डिवाइडेड बाय 20, 10 डिवाइडेड बाय 20, ऐसा हो गया क्या बच्चों, समझ में आया, बच्चों समझ में आया। तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया बच्चों 0.1, ठीक है, ये हो गया आपका बोलो 0.5, तो ये हो गया 0.25, बोलो। तो अब बताओ बच्चों ये कितना रह गया पीछे, कितना रह गया बी का, बोलो, कितना आएगा बेटा, 3/20, 3/20 कितना आ रहा है बताओ, 3/20 बताओ बेटा, अरे 3/20 कितना आएगा, 0.15 आएगा ना, क्या सोच रहे हो, आ गया, आ गया बेटा।
अब जरा एक काम कीजिए, बच्चों, इनका सबका एडिशन करो। अगर मैं इनका सबका एडिशन करता हूं, है ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल स्पीसीज, देखो 0.1, 0.15, 0.25, 0.5, क्या 1 आया? क्या 1 आ गया बच्चों? क्योंकि हमने बोला क्या था, जब आप परसेंटेज निकालोगे तो 100 पार्ट पे डिफाइन करते हो, तो जब आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो आप 1 पार्ट पे डिफाइन करोगे तो सम 1 ही आएगा ना। अरे सम 1 ही आएगा ना। बोलो, 1 से ज्यादा आ सकता है क्या? 1 से ज्यादा आ सकता है क्या? बोलो, 0 से कम आ सकता है? 0 से कम आ सकता है बच्चों? नहीं आ सकता ना। तो अब देखो बच्चों, सुनो, मैं क्या बोलूंगा आपसे, एक सिंपल सी बात। मोल फ्रैक्शन is the ratio of mole of particular species divided by total moles of mixture।
हेलो। हाँ भैया, ये जो बच्चे लेट कर रहे हैं, मैंने क्लास में ग्रुप में टाइम वापस भेजा था ना, है ग्रुप में 12:40 का वो जो किया था वो गलती से हो गया था, वापस मैंने भेजा था ना, 12:20 पे क्लास है। अरे मैसेज देख लिया करो यार टाइम से। देखो क्या है बच्चों, हाँ भैया देखिए, मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना। अब देखिए बेटा क्या होगा, इसका मतलब जैसे सपोज मान लो अपने पास दो स्पीसीज है ए और बी, ठीक है ना, इनके मोल्स अपन मान लेते हैं एन, है ना, एन ए और एन बी, ठीक है ना, एन ए और एन बी। तो बताओ टोटल मोल्स क्या हो गए, एन ए प्लस एन बी हो गए भैया, टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी हो गई। अब देखो बेटा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मैंने लिखा एक्स से, कैसे लिखोगे, इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, हो गया। फिर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, हो गया। तो जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ऐसा करेंगे अपन। अब देखिए अपन क्या कर सकते हैं, मुझे क्या बताओ बच्चों, कि जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, वो यूनिट लेस है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी क्या, कोई भी फ्रैक्शन चीज है उसकी यूनिट हो ही नहीं सकती। देखो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, नहीं हो सकती ना। अच्छा फिर क्या आप करेंगे, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती, ठीक है ना, ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी एंड सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट है उनके सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा ना, है ना बच्चों, ठीक है। अच्छा देखो, कोई भी दो कंपोनेंट अगर आपने लिए, जैसे ये लिए बच्चों ए और बी, ठीक है, तो उनके एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया, एन ए अपॉन एन बी। तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही हो गया जो मोल्स का रेशियो है ना, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज सिमिलर टू रेशियो ऑफ देयर मोल्स, है ना, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन सिमिलर टू देयर मोल्स, ठीक है। आगे बात समझ में, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज सिमिलर टू रेशियो ऑफ देयर मोल्स, आगे बात समझ में, बोलो, ये बात समझ में आएगी। अब देखो बेटा सुनो, अगर जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि एक क्वेश्चन देखो, इन ए सॉल्यूशन
मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ऐसे लिख दो बच्चों, इन एन एक्वा सॉल्यूशन, in an aqueous solution, mole fraction of glucose is 0.2. Then calculate ratio of mass of glucose to water, है ना? ये आपको निकालना है, रेशियो ऑफ मास ऑफ ग्लूकोज टू वाटर। तो देखो बच्चों सुनो कैसे करेंगे इसको। हमारे पास x ग्लूकोज और x वाटर, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2 है। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? ग्लूकोज का अगर 0.2 है तो रिमेनिंग वाटर का हो गया 0.8। हो गया क्या? अरे हो गया क्या नवाबों? तो अब बताओ 2/4 ऐसा कर सकते हैं? सॉरी 2/4 क्या, हाँ आपका कितना हो गया? 1/4 हो गया। 1/4 हो गया क्या? बोलो। तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ ग्लूकोज वो 1, मोल्स ऑफ वाटर वो 4 है। तो मास ऑफ ग्लूकोज 1 इंटू 180, कितना हो गया? 180 ग्राम, ठीक है। एंड मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 18 यानी कितना हो जाएगा? 72 ग्राम। समझ में आ गया क्या बच्चों? ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? मोल फ्रैक्शन। अब बताओ बच्चों, मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन या तो 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना? अरे फ्रैक्शन 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना? इसी तरह से देखो, या 0 के बराबर, है ना, या 0 से ज्यादा। समझ में आ गया? लेकिन 0 नहीं हो सकता ना? सॉरी 0 हो सकता है, कोई है ही नहीं मास। नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना? मोल फ्रैक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? बोलो बच्चों, मोल फ्रैक्शन कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? देखो एक आपको क्वेश्चन बताता हूं, ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो। ये कहता है विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट फॉर मोल फ्रैक्शन x ऑफ ए कंपोनेंट। तो अब बताओ बच्चों, क्या मोल फ्रैक्शन नेगेटिव में हो सकता है क्या? -2 और इक्वल टू 2 हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या इक्वल टू 2? पॉसिबल ही नहीं है ना? नहीं है ना पॉसिबल? ये पॉसिबल है बच्चों? ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है बच्चों, है कि नहीं है? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? मोल फ्रैक्शन पॉसिबल है। अब देखो, जैसे अब आपसे क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो 38। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.25 इन मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, है ना। कंसेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल इन परसेंटेज बाय मास विल बी, ये क्वेश्चन करना है हमें। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो सुनो। देखो बेटा क्या कहता है,
mole fraction of ethanol in its aqueous solution is 0.25, है ना? Then calculate mass percentage of ethanol in its aqueous solution. ठीक है ना? इसके aqueous solution में mass percentage find out करनी। सबसे पहले बताओ बच्चों, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, 0.25 है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितने होंगे बताओ कितने हो जाएंगे बच्चों? इथेनॉल के 0.25 है तो वाटर के कितने हो गए? 0.75। इनका रेशियो क्या आ गया? 1:3 आ गया, 1:3 आ गया। तो ये मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड मोल्स ऑफ वाटर, ये हो गया मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड मोल्स ऑफ वाटर। ये कर लिया मैंने, समझ में आई बात? बोलो। अब देखो बच्चों, देखो मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH, तो इसका निकालो, 2 कार्बन है, 2 × 12, 6 हाइड्रोजन है, 6 × 1, 1 ऑक्सीजन है, ये हो गया 46 ग्राम, है ना? ठीक है, तो अब ये हो जाएगा बच्चों मास ऑफ 1 मोल इथेनॉल 1 × 46, दैट इज 46 ग्राम। फिर देखो बच्चों मास ऑफ वाटर 3 मोल है ना, 3 × 18, 54 ग्राम हो गया क्या? 54 ग्राम हो गया बच्चों। तो बताओ बच्चों टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 46 + 54, 100 ग्राम हो गया क्या? हो गया बच्चों 100 ग्राम। आगे बात समझ में? तो अब बताओ मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल कितना आ जाएगा? 46/100 × 100, यानी ये कितना आ गया? 46% आ गया क्या? आ गया बेटा? आ गया क्या? फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो, एक है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये क्या है? ये आप क्या कर सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट which is present in 100 ml solution, ठीक है ना? मास ऑफ सोल्यूट which is present in 100 ml solution, 100 ml solution में जो मास प्रेजेंट है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। मास ऑफ सोल्यूट which is present in 100 ml solution, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, इसका मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम शुगर is present in 100 ml solution, ठीक है ना? 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन, ठीक है,
20 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो कितने ग्राम कितने ml में? तो बताओ बच्चों 1 लीटर में कितने ग्राम शुगर होगी? 1 लीटर में कितने ग्राम शुगर हो जाएगी फिर? देखो 100 में अगर 20 है तो 1 लीटर में क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी क्या? 10 टाइम हो जाएगी ना। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं बच्चों। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। हो जाएगा क्या? हो जाएगा बच्चों। चलो अब देखो बेटा सुनो, कल संडे है ना। संडे की जो क्लास टाइमिंग है आपकी, वो आपका टाइम रहेगा बच्चों। देखो सुनो, 2 तो क्या इवनिंग में रखते हैं, चलो 7 to 8 PM रहेगा, ठीक है ना। कल ध्यान रखना, संडे का क्लास टाइमिंग ये रहेगा। कल 7 से 8 आपकी क्लास टाइम है, ठीक है ना। सुन लिया बच्चों? ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे लेते हैं।